स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स, जिसमें हम आपका अध्याय नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, ठीक है, यानी एक चर का द्विघात समीकरण, जिसमें हम आपके एक्सरसाइज 2 के प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें हम आपके एक्सरसाइज के पहला, दूसरा और तीसरा इन जो क्वेश्चन के जो जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका आंसर हमने सॉल्यूशन हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। आज हम आपके एक्सरसाइज 2 के प्रश्न 4 के जो जितने भी प्रश्न हैं, आई थिंक 10 प्रश्न दिए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दिया हुआ है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड विधि से, ठीक है। आप लोगों ने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के आप लोग को 4 विधि बताया हुआ था, जिसमें से दूसरा विधि है गुणनखंड विधि। यानी गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करना है, यानी इनके जो मिडिल टर्म है उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म में स्प्लिट करके माने मध्य पद को तोड़कर हमें क्या करना है, इसके हल करना है, मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का मतलब इसमें जो वेरिएबल्स जो है उसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है। यानी इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें वेरिएबल आपका x है, तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। दूसरी बात आपको पता ये है कि इसमें आप देख पा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहने का मतलब जिसकी अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं सभी की पावर कितनी है, 2 है अधिकतम पावर, यानी हमको x की 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं बारी बारी से, ठीक बच्चों। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया हुआ है, जिसको मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन की ओर ले रहा हूं। तो सॉल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है, दिया गया वर्ग समीकरण, ये आपको दिया गया है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको गुणनखंड से सॉल्व करना है। गुणनखंड यानी मध्य पद तोड़कर, गुणनखंड करने की कौन सी विधि, मध्य पद तोड़कर, यानी मिडिल टर्म को उसके क्या करना है, हमको ब्रेक करना है। इसका मिडिल टर्म क्या है, ये है। तो ब्रेक करने के कुछ तरीके होते हैं, देखिए मैं बार बार आप लोग को बताते आ रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर एक बार और हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक टारगेट फिक्स करते हैं। क्या आप करते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, उसको हम लोग लेते हैं ए, और जो कांस्टेंट टर्म है इसको मानते हैं हम सी। मेरे कहने का मतलब आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उसका मल्टीप्लाई आपको कांस्टेंट टर्म के साथ करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कांस्टेंट टर्म में क्या है, 2 है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको मिलता है 18। अब देखिए, आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढना है जिन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, और इन दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर आपको कितना आना चाहिए, 18 बोलता हूँ, मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं इसके मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं m से डिनोट कर देता हूँ, आप समझ जाइए, m मतलब मिडिल टर्म है, यहाँ पे -3 है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पुनः एक बार मेरे बातों को समझिए। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको एक टारगेट फिक्स करना रहता है। टारगेट क्या रहता है, हमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको लेना है और कांस्टेंट टर्म लेना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें ऐसा n1 और n2 ढूंढना है जिन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो हम लोगों ने जो एक्स स्क्वायर का गुणांक का जो और कांस्टेंट टर्म अचर पद का जो मल्टीप्लाई किया उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर जिन 2 नंबर को हमने सोचा है, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसमें क्या होना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर, जोड़ या घटा तो क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। इन्हीं 3 पॉइंट को लेते हुए चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ क्योंकि आगे इसमें और लिखूंगा। तो देखिए, पहला मैं आपको बताया एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक 9 है और कांस्टेंट टर्म आप क्या है, 2 है, गुणा किया 18 गया। अब आप सोचिए कि 18 का ऐसा क्या संख्या का मैं गुणा करूं जिसको जोड़ूं और घटाऊं तो मध्य पद आना चाहिए। देखिए, मैं इस पे लेता हूं, आपका ले लेता हूं 6 × 3। देखिए, 6 में जब 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 18 आएगा, और जब मैं क्या करूंगा 6 और 3 को मैं क्या करूं, 6 में अगर मैं क्या करूं -3 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं मध्य पद में इसका क्या 3। मैंने क्या किया, पहले तो मैंने एक्स स्क्वायर का गुणांक को लिया और कांस्टेंट टर्म अचर पद को लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया उस नंबर पे मैंने ऐसे 2 नंबर सोचा जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, वे नंबर आए। और दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि जोड़ने पर या घटाने पर क्या होना चाहिए, मध्य पद आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं 6 में जब 3 को माइनस कर दे तो 3 आएगा जो कि मध्य पद के इक्वल है,
और आप देख पा रहे हैं कि जब 6 और 3 का जब मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का तो कितना है 18 आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 तो है, 3 के साथ यहाँ सामने में क्या है माइनस भी है, इस साइन को आप ध्यान रखेंगे। क्या बोला मैं, 3 के आगे क्या है माइनस है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर प्लस है तो उतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, यही सही होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर अगर मिडिल टर्म की बात कीजिए तो मिडिल टर्म में आपका क्या है माइनस का 3 है, क्या है माइनस का 3 है। क्या बोल रहा हूं मैं, आप ध्यान रखेंगे कि मिडिल टर्म में अगर माइनस वाला है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए माइनस आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि 6 में अगर हम -3 करें तो हमारा -3 आएगा नहीं, +3 आएगा क्योंकि 6 बड़ा है। तो क्यों ना इसको हम प्लस कर दे और इसको क्यों ना हम माइनस कर दे, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऋण 6 में जब धन 3 करेंगे तो आपको मिलेगा ऋण का 3, क्योंकि यहाँ पर ऋण वाली संख्या बड़ा है। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, ऋण 6 + 3 में हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो देखिए याद रखिएगा, ऋण 6 + 3, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह कम है, ठीक है। तो देखिए ये देखिए 9x का स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या देखा, इसको कैसा ब्रेक करना है, ऋण 6 तो ऋण 6x और +3x, ठीक है। देखिए जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो पुनः ये नंबर हमको मिल जाएगा, फिर ऋण 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 4 हो जाएंगे तो इनको दो दो का आपको पेयर बनाना है और इसमें से मैक्सिमम कॉमन, जितना आप कॉमन ले सकते हो उतना कॉमन ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से x कॉमन निकलेगा, यहाँ से 3, ठीक है, 3x कॉमन ले सकते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3x और ये आपका बच जाएगा ऋण 2 बच जाएगा, क्योंकि 3x बाहर निकाल दिए तो x बाहर निकल गया, 6 में से 3 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। 6 में से 3 गया मतलब 6 में से 3 बाहर निकला, तो बाहर निकालने का मतलब होता है, कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। आप इसको समझिएगा। तो जब भाग देंगे 6 को 3 से, इसमें से क्या कर रहे हैं उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना। तो जब क्या करेंगे 6x में जब क्या करेंगे 3x का भाग देंगे तो x कट जाएगा और 6/3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको भी समझ लीजिए, जैसे 9x² है, इसमें से हमने 3x बाहर निकाला तो 1x का आपका कट गया, 3 एकम 3 3 कितना बच गया, यहाँ से 3x बच गया। तो यहाँ देख पा रहे हैं मैंने क्या लिखा हुआ 3x लिखा हुआ, ठीक है। तो समझिएगा, बाहर निकालने कॉमन निकालने का मतलब होता है उसको क्या करना, उस संख्या से भाग देना जिस संख्या को हम बाहर निकाल रहे हैं उसको, ठीक है। आया बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें से कॉमन क्या है, तो देख पा रहे हैं इसमें से कॉमन कुछ नहीं है, क्योंकि नहीं इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो कुछ नहीं है। इसका कहने का मतलब 1 निकलेगा कॉमन, क्योंकि 1 से दोनों में से भाग देंगे। अगर 3x को 1 से भाग देंगे 3x ही मिलेगा, 2 को 1 से भाग देंगे 1 ही 2 मिलेगा, यानी कोई चेंजेस नहीं होती। यहाँ पे कुछ ना कुछ निकालना रहता है, तो कुछ निकालने के लिए हमको क्या करेंगे +1 कॉमन लेंगे, यानी ये जैसा है वैसा लिख देंगे। अब जैसे कॉमन लेंगे इसमें से मैक्सिमम कॉमन लेंगे, इसमें से मैक्सिमम कॉमन लेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो ब्रैकेट में जो नंबर लिखा हूँ ये दोनों इक्वल सेम आ रहा है, 3x - 2 3x - 2, और ये सेम आना चाहिए तभी आप सही हैं। अगर ये सेम नहीं आया तो समझिएगा आपने कहीं ऊपर में गलती किया है, या तो जो टारगेट बताया उस टारगेट को आपको फिक्स करने में गलती किया है, या तो इसको कैलकुलेशन में आपने गलती किया है, ठीक है। ये दोनों हमेशा सेम आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ से क्या निकलेगा कॉमन निकलेगा, और कॉमन निकलने के बाद आपको गुणनखंड मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक टर्म बन गया और ये वाला एक टर्म बन गया, ठीक है। अलग अलग दो टर्म हो गए, तो हमको क्या करना है, इन दोनों टर्मों से देखना है इसमें कॉमन क्या है। तो आप देख पा रहे हैं 3x - 2 दोनों में आ रहा है, ये कॉमन निकल गया, तो आपका बच क्या गया 3x बच गया, और यहाँ पे बच गया +1, ये क्या हो जाएगा इक्वल 0, ठीक है। ये 3x - 2 3x +1 ये क्या मिल गया आपको, एक गुणनखंड मिल गया। अब इस गुणनखंड को क्या करना है, इसको एक बार 0 के इक्वल लेना और इसको एक बार 0 के इक्वल लेना, फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 3x - 2 = 0, एक बार इसको 0 के इक्वल कर लीजिए, 3x + 1 = 0, एक बार इसको इक्वल 0 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 3x - 2 माने इक्वल को सट जाएगा तो +2 हो जाएगा, x इक्वल इधर गुणा में है 3, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपको मिल गया 2/3। यहाँ से इसको सॉल्व करिए, 3x यहाँ +1 इधर जाएगा क्या हो जाएगा -1, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, इधर इनटू है इधर डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगा -1/3, अर्थात x की यहाँ से क्या मिल गया, अतः आपको इसका हल मिल गया, मूल मिल गया। एक हल है, एक मूल है 2/3 और दूसरा मूल है -1/3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है।
आया बात समझ में? गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए और प्रश्न को देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला बिल्कुल ईजी है। अगर मान ले जाए यहाँ पर देख पा रहे हैं जब 3 टर्म दिया हुआ है तब आप क्या कर रहे हैं, इसमें से मध्य पद तोड़कर, माने मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर रहे हैं, मध्य पद को तोड़कर सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर 2 टर्म दिया है, ठीक है, तो आपको इसमें से कुछ नहीं करना है। आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट इसमें से कॉमन ले लेंगे, जितना अधिकतर आप उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं उतना अधिकतम आप उभयनिष्ठ निकालेंगे। देख पा रहे हैं दोनों में सिर्फ कॉमन की अगर बात की जाए तो एक से ही कॉमन है, तो इसमें क्या बच जाएगा आपका 4x प्लस ये हो जाएगा 5 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पा रहे हैं तो ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, माने एक गुणनखंड निकल गया जिसमें से ये पहला गुणनखंड है, ये क्या चीज है, दूसरा गुणनखंड। ठीक है, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने बोला ये पहले गुणनखंड है, ये दूसरा गुणनखंड है, दोनों के बीच में क्या इनटू का साइन है। उसी प्रकार इसमें भी देख पा रहे हैं इनटू का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का बोलना चाहिए। तो ये पहला गुणनखंड हो जाएगा, दूसरा गुणनखंड हो जाएगा। तो पहले वाले गुणनखंड को एक बार 0 की इक्वल करिए, एक बार 0 की इक्वल करिए, और दूसरे वाले गुणनखंड को पुनः एक बार 0 की इक्वल करिए। देखिए x को 0 की इक्वल करेंगे यानी x के एक वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा x, तो इधर क्या इनटू है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड फार्म हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से x की आपको 2 वैल्यू मिल जाएगी, अतः x की एक वैल्यू 0 होगी और दूसरी होगी ऋण 5/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये दिया गया है आपका 3x² माइनस 11 प्लस 10। ठीक है, तो इसके मध्य पद को हमको ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, तो पहले आप चेक करिए क्या लिख सकते हैं। देखिए ये कांस्टेंट टर्म और x का कोएफिशिएंट इधर मैं लिखता हूँ, क्योंकि बार बार मिटाना पड़ता है, तो आप लोगों को समझ में जल्दी आएगा अगर नहीं मिटाऊंगा तो। ठीक है, ये देखिए 30 हो गया। अब देखिए 30 को हमको ऐसा तोड़ना है कि हम इसको जोड़े, ऐसा 2 नंबर में तोड़ना है 30 को कि जोड़े और घटा, तो हमको क्या मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए। देखिए क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5। ठीक है, 6 5 30 होता है। ठीक है, अब देखिए 6 में हम क्या करें, 6 को 6 और 5 दोनों को जोड़ दे तो ये क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। देखिए बीच में 11 है, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो हमको इसको माइनस बनाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम क्या कर दें, इन दोनों को ऐसा माइनस कर दें। तो -6 और -5 जब दोनों ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। यानी ऋण 6 और ऋण 5 जब जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, ऋण का 11 आ जाएगा। यानी हम इसके मिडिल टर्म को क्या कर सकते हैं, ऋण 6 और ऋण 5 में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए ऐसा होगा, ये 3x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल 0। ठीक है, इन दोनों को आप अगर ऐड भी करना चाहेंगे तो इतना आ जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे 4 टर्म हमेशा आपको मिलेगा, 2 का आप पेयर बनाइएगा। ठीक है, मैं इसको बता रहा हूँ ऐसा करना करके। ठीक है, ऐसा साइन मत करिएगा आप एग्जाम में, ऐसा ही रहने दीजिएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आ करके नीचे ऐसे ऐसे करके लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा मत करिएगा आप एग्जाम में, आप डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। अब देखिए ये पहले वाले पेयर में से मैक्सिमम क्या कॉमन निकल सकता है, देख पा रहे हैं दोनों में x तो निकलेगा ही पहले में से। ठीक है, निकलता ही है, कुछ ना निकले तो x निकलता है। और दूसरा सोचिए, इसमें भी 3 है, इसमें से 3 निकाल सकते हैं। देखिए ये 3 निकालेंगे तो ये देखिए इसमें से 3x कॉमन निकाला, 3 से भागे तो ओनली आपका बच जाएगा x। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऋण 6x है। अब 6x को आप 3x से कॉमन निकाला, भाग दिए तो x कट जाएगा, 3 एकम 3 दूनी, यानी यहाँ पे आपका बच जाएगा ऋण का 2। यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x तो इसमें नहीं है, लेकिन ये 5 है, इसमें से 5 बाहर निकालो तो इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें से 5 बाहर निकालो तो इसमें से बच जाएगा ओनली x। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, ऋण का 5 है और मैं ऋण का 5 बाहर निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैं इसमें बात किया तो मैंने धन 1 निकाला। धन 1 निकालने का कारण ये है मेरा, क्योंकि यहाँ पे ऋण है और यहाँ पे ऋण है, तो दोनों को मुझे ऋण ऋण बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ धन निकाला। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ से अगर मैं धन 5 बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा और ये प्लस ही हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से ऋण का 5 बाहर निकालना होगा। ऋण 5 जब बाहर निकालूंगी इसमें से तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे देखिए ऋण 5/x डिवाइड बाई ऋण 5, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 5 एकम तो ऑलरेडी क्या बच जाएगा धन x। तो यहाँ पे धन x, और इसमें से देखिए 10 में से अगर क्या होगा, ऋण 5 बाहर निकालूंगा तो 5 एकम 5 दूनी, ऋण है तो ये क्या हो जाएगा ऋण 2, तो यहाँ धन
वाला क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ऋण बाहर निकाला हूँ, क्योंकि x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों यहाँ पे मुझे इक्वल मिले, माने x माइनस 2 मिल जाए यहाँ पे करके मैंने क्या किया, ऋण 5 बाहर निकाला है। ठीक है, तो चिन्हों को आप ध्यान रखिएगा, दोनों एक सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और इक्वल आपको लाना ही पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर आपने गलती किया है। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये एक टर्म बन गया, ये एक आपका टर्म बन गया, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया। अब देखिए x माइनस टू दोनों में है, तो x माइनस का 2 आप कॉमन ले लीजिए, कब बच जाएगा यहाँ 3x माइनस का 5 इक्वल हो जाएगा ये 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक दो गुणनखंड मिल गया, दोनों गुणनखंड को अलग अलग एक एक बार 0 की इक्वल लेना है, x माइनस 2 एक बार, 3x माइनस 5 एक बार 0 की इक्वल। ठीक है, तो इस x इक्वल इधर माइनस का 2 उधर जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्लस का 2। इसमें देखिए 3x माइनस 5 उधर जाएगा, प्लस का 5, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, 5/3। ठीक है, ये मिल गया 5/3, यानी यहाँ पे आता है x की दो वैल्यू मिल गया, एक 2 और दूसरा आपका 5/3। ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, आया बात समझे, बिल्कुल इजी है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसको देखिए, ये आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ पे सबसे पहले आप फिर सोचिए, यहाँ पे x² कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है 5, कांस्टेंट टर्म क्या है 2। ठीक है, देखिए बच्चों को आपको एक बात बताना मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देखोगे मैं यहाँ पे साइन को कभी भी नहीं देखता, इसमें ना साइन को देखा ना इसमें मैंने साइन को देखा। ठीक है, जो नंबर है उसको मैं डायरेक्ट पूरा कर दिया, लेकिन आप लोग देख पा रहे हो जब मैं मिडिल टर्म का जब भी लेता हूँ, मध्य पद को जब भी देखता हूँ, मैं साइन को देखता हूँ। ये माइनस में है तो मैं माइनस बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर भी माइनस तो माइनस बनाने की कोशिश किया। ठीक है, तो आपको बता दो बच्चों, यहाँ पर आप लोग को साइन को इसलिए मैं देखने में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप साइन देख के अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आगे कंफ्यूज होना पड़ेगा। हालांकि हमारे नियम में ये बोलता है कि यहाँ पर भी हमें साइन देखना है, अगर यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे भी हमको -2 ही लेना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे साइन देख के आप सॉल्व करते हैं तो आगे आपका सॉल्यूशन जो है आपका गलत होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइन को मत देखिएगा, नियम को थोड़ा हम अलग तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे आप साइन को मत देखिएगा, आपको साइन याद रखिएगा, जब ये मिडिल टर्म की जब बात आए तब आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए कैसे मैं करता हूँ इसको 5 × 5। ठीक है, नियम हमारा बोलता है, आप याद रखिएगा, नियम हमारा बोलता है कि यहाँ पे हमको साइन लेना है, लेकिन यहाँ पे साइन लेंगे तो यहाँ पर आप माइनस प्लस के झंझट में फंस जाएंगे और ये मिडिल टर्म आपको ब्रेक करने में ज्यादा समय लगेगा, यानी मिडिल टर्म को कैसे तोड़ना है ये जानने में आपको अत्यधिक समय लगेगा। इसलिए आप क्या करिएगा, इसको साइन को मत देखिएगा कांस्टेंट टर्म का, यहाँ पर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिएगा प्लस लेकर उसको। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है प्लस वाला हमें सॉल्व करने में जल्दी होता है, तो आप डायरेक्ट प्लस लीजिएगा। लेकिन जब मिडिल टर्म जब आप ब्रेक करें, मध्य पद को जब भी आप तोड़े, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन को देखिएगा। अगर यहाँ पर भी अगर साइन नहीं देखते हैं तो आपका प्रश्न गलत होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर मान लीजिए माइनस और कभी आपने प्लस प्लस लिख दिया दोनों को, तो ये ऐसा आ नहीं पाएगा। मान लीजिए यहाँ पर +6 लिख देते, +5, ये 11 तो आता है, लेकिन -11 नहीं आता, +11 आता, जो कि आपका पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आपको देखना है मिडिल टर्म के लिए, मध्य पद के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको कांस्टेंट में जब लेंगे तो साइन देखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। 5 × 2 ये 10। ठीक है, अब देखिए 10 को ब्रेक कर रहे हैं और बीच में हमें क्या लाना है, 3 लाना है, तो यहाँ पे क्लियर है, 5 में -2 कर दे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको प्लस का 3 ही चाहिए, क्योंकि मिडिल टर्म मध्य पद क्या है, प्लस का 3 ही है, तो आप 5 को प्लस बना सकते हैं, 2 को क्या कर सकते हैं, माइनस का 2 ही ले सकते हैं, क्योंकि दोनों कैलकुलेट करेंगे 3 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए होता क्या चीज़ है, मैं साइन को थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 5 × देखिए यहाँ पे लिखा -2, तो ये आपका -10 आता है। तो यहाँ पर भी तो आप देख पा रहे हैं, जब नंबर ले रहे हैं तो 5 × -2 ले रहे हैं, इन दोनों नंबर की अगर बात किया जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप माइनस लेते, -10 लेते, बार बार आपको सोचना पड़ता, एक माइनस एक प्लस ऐसा करेगी, इसलिए अच्छा इसको छोड़िए, ये प्लस वाला लीजिए, डायरेक्ट ऐसा सोचिए मिडिल टर्म को। ठीक है, चलिए ब्रेक करते हैं इसको। देखिए ये हो जाएगा 5x², इसको हमको +5x और माइनस का 2x में ब्रेक करना है, -2 = 0। ये इसमें से मैक्सिमम कॉमन लेना है, पहले पे देख लो 5 दोनों में है, x दोनों में है, 5x कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा आपका x, यहाँ पे आपका बच जाएगा +1। यहाँ से फिर देखिए इधर हमको क्या लाना है, प्लस लाना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर माइनस, तो माइनस का
टू कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों में टू है, टू ले लीजिए। यहाँ पे क्या आ गया x और माइनस टू इसमें से निकाले तो क्या हो जाएगा प्लस का वन इक्वल हो जाएगा 0। दोनों में प्लस का वन है तो प्लस का वन कॉमन ले लीजिए, इधर आपका बच जाएगा 5x माइनस का 2। अब दो आपको गुणनखंड मिल गया, पहला वाला दूसरा वाला, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लेना है। प्लस वन का इक्वल 0, एक बार 0 के इक्वल 5x माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस का 1 इधर। ठीक है, ये 5x इक्वल इधर क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, x की एक वैल्यू मिल जाएगा माइनस का 1 और दूसरी वैल्यू मिल जाएगा 2/5। क्या आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ और प्रश्न बच गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही 5वां क्वेश्चन है। 6x² + 7x + 2 = 0 दिया हुआ है। तो इसमें भी आप सोचिए x² कोएफिशिएंट देख पा रहे हैं, x है कांस्टेंट टर्म आपका क्या 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12। और सोचिए 12 को कैसे ब्रेक करें कि इसको जोड़ने और घटाने पर 7 आए। तो आप देख पा रहे हैं इसको 4 के कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो और आप जब 4 या 12, आप जब 4 में जब 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ भी प्लस में, माने आपको +4 और +3 में आपको ब्रेक करना है ये मध्य पद को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x² + 4x + 3x + 2 = 0। ठीक है, अब इन दोनों से मैक्सिमम कॉमन देख पा रहे हैं x है और 2 दोनों में से बाहर निकल सकता है 2x बाहर निकलेगा। मैक्सिमम कॉमन बोल रहा हूँ, इसका कहने का मतलब होता है जितना आप जितना से जितना ज़्यादा निकाल सकते हैं उतना से उतना ज़्यादा निकालना है पहले वाले से, और दूसरे वाले पे ऐसा आपको सोचना है कि इसके जैसे बनाने के लिए मुझे कितना निकालना पड़ेगा बस। ठीक है, पहले में जितना आप निकाल सकते हो उतना निकालिएगा, दूसरे वाले पे ऐसा आप सोचिएगा कितना निकालें कि इसके इक्वल हमको 20 के जैसे बन जाना चाहिए, 20 के जैसे बन जाना चाहिए। ठीक है, बस ये दो बात याद रखिएगा यहाँ पे। हाँ, तो इसमें से मैक्सिमम कॉमन बोलो, अधिकतम कॉमन 2x निकलेगा, तो इसमें आपका बच जाएगा 3x प्लस ये आपका बच जाएगा 2। ठीक है, फिर प्लस इसमें देखिए +1 ही निकालना पड़ेगा, 3x + 2 है यहाँ पे इक्वल 0। ठीक है, ये दोनों क्या में हो गए कॉमन निकल जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है, और आपका बच जाएगा 2x + 1 = 0। ठीक है, ये गुणनखंड मिल गया। एक बार क्या करना है, पहले गुणनखंड को 0 के इक्वल करना है, एक बार दूसरे गुणनखंड को क्या करना है 0 के इक्वल करना है। तो ये हो जाएगा 3x + 2 उधर जाएगा -2, तो x इक्वल आ जाएगा -2/3। यहाँ पे देखिए 2x +1 उधर जाएगा तो -1, x हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो अतः आपको x की वैल्यू मिल जाएगा x इक्वल -2/3 एंड दूसरी वैल्यू आपको मिल जाएगा -1/2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस में इसको ऐसा बनाएंगे। देखिए इसमें x² कोएफिशिएंट क्या है 4√3 और कांस्टेंट टर्म आपका क्या है 2√3। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, इस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा 8, और √2 का मल्टीप्लाई √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो 8 से कितना हो गया 24। अब सोचिए 24 को कैसे ब्रेक करूं कि मध्य पद, तो जोड़ने और घटाने पे क्या होना चाहिए मध्य पद आना चाहिए और गुणा करने पे 24 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये होगा 6 6 कम 6 6 12 6 3 18, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 आना चाहिए, तो 12 दूनी, अच्छा 12 में तो होगा नहीं, 4 3 12, 4 छक्का 24 होता है, तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या तोड़ सकते हैं इसको, देखिए 24 को क्या लिख सकते हैं, पहला तो 1 × 24। ठीक है, और 2 × 12, उसके बाद 3 × 6 18, 6 चौक 24, नहीं 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक, जैसे 3 फॉर्म में तोड़ेंगे तो 3 में तोड़ेंगे तो ठीक है, 3 छक्को 18, 3 7 3 8 24, 3 8 24। ठीक है, ये देख पा रहे हैं 3 8 कितना होता है 24, 3 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 24 आता है, और अगर आप 8 में आप अगर 5 का अगर माइनस कर दे, सॉरी 5 बोलता हूँ 3 का अगर आप माइनस कर दे तो आपको कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, मिडिल टर्म मिल जाएगा। यानी वो हमारा मिल गया, क्या मिल गया
24 इन दोनों को देखो, पहले हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर 24 आ गया, ठीक है। अब 24 को हमने सोचा कि 24 3 इंटू 4 8 करने पे क्या होता है 24 होता है, ठीक है। 3 में अगर 8 का गुणा कर देंगे 24 आता है। अब 3 और 8 में आप देखिए, 8 में अगर 3 में घटा दूं तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 इसका क्या मध्य पद है, यानी 3 और 8 में इसको क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस 3 होगा, ठीक है, माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब इन दोनों में सोचिए मैक्सिमम कॉमन क्या निकाल सकते हैं। देखिए इसमें अगर कॉमन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये इसको रूट में बनाना, क्योंकि यहाँ पे रूट में है। तो एक बार और इसको आगे ले लीजिए, 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो 8x ही रहने दीजिए, ठीक है, फिर माइनस ये देखिए 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये हो जाएगा x माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर। अब इसमें से 4x कॉमन निकल जाएगा अधिकतम, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अंडर रूट 3 बच जाएगा और 1x बच जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस 8x में 4x बाहर निकला तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं माइनस अंडर रूट 3 बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा अंडर रूट 3 और एक x बच जाएगा, और माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस हो गया, इसमें भी माइनस बाहर निकाला तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये अंडर रूट 3 बस बाहर निकाला तो इसमें क्या बच जाएगा ये 2 बच जाएगा इक्वल 0। पुनः एक बात सुनिए क्या बोल रहा हूँ, मैंने इसको ब्रेक क्यों किया, इसको पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे इसमें से कॉमन निकालना होगा। मैंने देखो मैं क्या है बार बार प्रश्नों को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं देख के समझ सकता हूँ कि क्या ब्रेक होगा, ठीक है। लेकिन आप नए हैं, आप अभी महारत हासिल नहीं हुए, जब मेरे जैसे महारत आप हासिल कर लेंगे तब आपको देख के समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। लेकिन आप समझिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन समझिए। मैंने सोचा क्योंकि देखो इसमें से मैं कुछ कॉमन निकालूंगा, यहाँ से मुझे पता चल गया ये 4 है, यहाँ x है, माने इसमें से मैं 4x कॉमन निकालूंगा यानी 2 बचेगा, तो मैंने सोचा 2 निकालूंगा, यानी यहाँ पे 2 दिख रहा है लेकिन अंडर रूट 3 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 3 नहीं। क्या बोला मैंने यहाँ सोच लिया कि यहाँ 4x कॉमन निकलेगा तो यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि आपको पता है इसके जैसे ही बनाना रहता है इस वाले को भी। तो यहाँ पे मैं ये समझ लिया अंडर रूट 3 निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा, तो इस 3 को मुझे अंडर रूट 3 बनाना होगा। तो अंडर रूट 3 बनाने का आपको पता है कि रूट थ्री का जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाता है 3 आ जाता है। तो मैं इस 3 को क्या किया अंडर रूट 3 यानी रूट थ्री में मैंने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद फिर मैंने क्या किया, जो कॉमन निकलता है पहले से मैक्सिमम कॉमन निकाले, मैक्सिमम मैंने अधिकतम जितना निकाल सकते हैं उतना निकाला। फिर दूसरे वाले में मैंने देखा रूट 3 निकलेगा, लेकिन प्लस निकालूं कि माइनस निकालूं, तो मैंने देखा ये दोनों प्लस में है तो इन दोनों को भी प्लस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों माइनस में है तो मुझे माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। जब माइनस बाहर निकाल दूंगा तो ये दोनों ऑटोमेटिक प्लस हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने रूट 3 निकाल दिया, तो यहाँ पे बच गया रूट 3 प्लस 2, एक रूट 3 निकाल दिया, लेकिन दूसरा तो बचा हुआ है ना, दूसरा और एक इसमें से रूट 3 निकाला, 2 बचा हुआ है तो 2 को मैंने लिख दिया, ठीक है। और आप लोग को बताया कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसको भाग देकर देखिए, दोनों में से आप जब भाग करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा, इन दोनों में ये कॉमन है तो कॉमन बाहर निकालिए 3x प्लस 2, और इधर हो जाएगा 4x माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको, गुणनखंड मिल गया, फैक्टर मिल गया दो। अब इन दोनों को अलग अलग एक बार 0 की इक्वल करना था, एक बार रूट 3x प्लस 2 को इक्वल 0 करेंगे, और एक बार 4x माइनस रूट 3 को क्या करेंगे आप 0 की इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए रूट 3x इधर प्लस 2 है, उधर जाएगा माइनस 2, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाई हो जाएगा रूट 3, ठीक है। ये x की एक वैल्यू इसमें सॉल्व होगा, ये 4x रूट 3 उधर जाएगा तो प्लस का रूट 3 हो जाएगा, तो x इक्वल ये हो जाएगा रूट 3, 4 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, तो ये आपका आ जाएगा। अतः आपका जो x की वैल्यू हो जाएगा x इक्वल माइनस 2 रूट 3, और दूसरी वैल्यू आ जाएगा रूट 3 बाई 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप इस तरह से बनाएंगे, आया बात समझ। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10x माइनस 1/x इक्वल थी, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1/x दिया हुआ है तो ये तो हमारा 1/x है, यानी इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा, और ये हमारा वर्ग समीकरण नहीं है।
अगर -1 आ रहा है उसकी पावर, तो ऐसा नहीं है, इसको ऐसा नहीं सोचना है। इसमें पहले इसको कैलकुलेट करिए, इन दोनों को पहले माइनस करिए, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई करिए, देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वैसा करिए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मान इसके नीचे क्या है 1 है, इस 1 और x का जब आप एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, x निकालेंगे, माइनस करना है दोनों को। आप लोग को पता है कोई भी फ्रैक्शन को, भिन्न को माइनस या प्लस करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है उसके हर का। ठीक है, और फिर हर को भाग देना पड़ता है, और जो भागफल आता है उसको अंश के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे कॉमन आ गया x, इसके नीचे 1 है, जब भाग देंगे तो x आगे, इसका भाग पर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10x² माइनस x से इसको भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 ही आ गया, इक्वल क्या आ जाएगा 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा, तो x² माइनस 1, x का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 10x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं ये जो है हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया, वर्ग समीकरण में चेंज हो गया। अब इसमें सेम फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए और सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 10 × 1 कितना आएगा, 10 ही आएगा। अब 10 को क्या ब्रेक कर सकते हैं कि जोड़े और घटा, तो माइनस का 3 मिलना चाहिए। तो देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, सिंपल सी बात, 5 × 2 यानी अगर 5 में अगर 2 माइनस कर दे तो कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे -3 चाहिए तो +2 कर दीजिए, 5 को बड़ा संख्या को माइनस कर दीजिए, छोटा संख्या को प्लस कर दीजिए। तो ऋण 5 में जब धन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 3 आ जाएगा। यानी इसको क्या तोड़ सकते हैं, 10x², ऋण 3x को हम ब्रेक कर सकते हैं -5x + 2x - 1 इक्वल 0। ठीक है, पहले वाले में से मैक्सिमम काम 5 निकलेगा, दोनों में 5 है, x भी निकल जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 2x, ये हो जाएगा -1, और ये प्लस, इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 1, तो ये आपका बच जाएगा 2x - 1 इक्वल 0। ठीक, तो ये 2x - 1 दोनों में है, और ये 5x + 1 ये बच गया इक्वल 0। अब एक बार पहले जो फैक्टर है 2x - 1 को इक्वल 0 करिए, एक बार इसको 5x + 1 को 0 की इक्वल करिए, तो इसमें देखिए 2x - 1 उधर जाएगा +1, तो x इक्वल आ जाएगा क्या 1/2। ठीक है, इसमें देखिए 5x उधर जाएगा +1 तो -1 हो जाएगा, तो x इक्वल -1/5। तो आता है यहाँ से क्या हो गया, x की 2 वैल्यू मिल गया, कौन कौन सी, x की पहली वैल्यू है आपका 1/2 और दूसरी वैल्यू है -1/5, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसा बनाना है, यहाँ से घबराना नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, पहले माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद तिर्यक गुणा कर दीजिए, फिर आपको एक वर्ग समीकरण मिल जाएगा, उसको जो मेथड जान रहे हैं, आपको मेथड बोला उस मेथड से आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर बोला गुणनखंड, तो हमने क्या किया, गुणनखंड से सॉल्व किया। आया बस समझ, बिल्कुल ईजी है, घबराना नहीं। ठीक है, देखिए जितना ईजी क्वेश्चन है इससे ज़्यादा कहीं ये ईजी और है, लेकिन आपको यहाँ पर √2 दिख रहा है तो आप घबरा रहे होंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे करके, लेकिन बिल्कुल ईजी। देखिए कैसे करते हैं, देखिए बच्चों सेम जैसा प्रोसेस है हमारा, उसी प्रोसेस से हमको चलना है। हमारा सबसे पहले प्रोसेस ये रहता है कि x² में क्या दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है, x² का गुणांक। ठीक है, और हमारा कांस्टेंट टर्म में क्या है 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 6। अब 6 को तोड़िए, तो यहाँ पर देखिए √2 आ रहा है, यानी सिंपल सी बात है, एक तो 2 होगा और दूसरा क्या और मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए तो ये 3। अब देखिए यहाँ पर रूट के फॉर्म में अगर आपको तोड़ना है तो इसका कहने का मतलब समझिएगा मेरे बातों को। पहले मैंने क्या किया, x² का कोएफिशिएंट है 1, कोएफिशिएंट मीन्स होता है गुणा, कोएफिशिएंट इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में उसको बोलते हैं गुणा। x² का जो गुणांक है क्या है 1 है, और कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद क्या है आपका 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए प्लस का 6 आ गया। मैंने सोचा यहाँ पे √2 है, √2 है, √2 बोले चाहे √2 बोले चाहे वर्गमूल 2 बोले एक ही बात है। ठीक है, अलग अलग बोलने के तरीके होते हैं, आप समझिएगा, मैं कई बार अलग अलग वर्डों को यूज करता हूँ। तो √2 कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो 2 होगा, इतना फिक्स है, इसको मल्टीप्लाई में 2 होगा तभी तो उसको माइनस प्लस करेंगे तो नीचे आएगा तो 2 ही बनेगा। ठीक है, तो √2 होगा तो √2 होगा यानी पहले 2 बनाएंगे, तो 2 का मैं और क्या मल्टीप्लाई करूँ 6 आ जाए तो 3 में। अब देखिए इस यहाँ पर रूट है, इसको भी रूट में चेंज करना पड़ेगा, यानी √2 × √2 करना पड़ेगा, क्योंकि √2 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, रूट हट जाता है, 2 ही आता है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा ये 3। ठीक है, अब देखिए अब इसको कैसे जोड़ूं कि घटाऊं कि मुझे क्या मिलना चाहिए, -4 मिलना चाहिए। देखिए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये √2 को एक बार ले लीजिए और इन दोनों को एक बार ले लीजिए, तो आपको पता होगा जब इंटू रहता तो हम उसको आगे ऐसा लिख देते हैं 3√2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको,
ठीक है। अब देखिए, अब ये यहाँ पे माइनस आ रहा है तो क्यों ना दोनों को मैं माइनस कर दूं। ये देखिए, जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। और रूट टू को मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा और 3, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 6 सही आएगा। अब देखिए मैं लिख दिया ऐसा। अब यहाँ पे इसको जोड़ के देखिए, इनको कैलकुलेट करके देखिए इन दोनों को कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -4√2। देखिए तो माइनस और माइनस दोनों तो जुड़ेगा, क्लियर बात। यहाँ पे √2 के सामने कुछ नहीं माने 1 है, तो इसका ऐड किसके साथ, इसका इन दोनों से हम क्या कर देंगे, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, तो √2 को कॉमन ले लेते हैं इधर। √2 को मैं क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं माने 1 है, तो ये हो गया -1। यहाँ पे क्या है, -3। तो ये देखिए जब दोनों ऐड होंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, और जब दोनों को ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा √2। तो आप देख पा रहे हैं जब इन दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूँ -√2 और -3√2 को, तो कितना आ रहा है मेरा -4√2 आ रहा है, जो कि मिडिल टर्म के इक्वल है। यानी आप इस ऐसा ब्रेक कर सकते हैं और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना 6 आ रहा है, यानी x² का गुणांक और हमारा जो अचर पद है उसके पूरा के इक्वल आ रहा है। यानी हम इसको इस रूप में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x² -√2 -3√2। देखिए बच्चों यहाँ x लिखना भूल गया हूँ, क्योंकि x है तो ये x, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, 2x + 6। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको हम पहले लिखे कि इसको हम पहले लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप इसको लिखे चाहे इसको लिखे। इसको मैं इधर कर दूं तब भी वही आंसर आ गया, इसको उधर कर दूं तब भी वही आंसर आ गया, ठीक है। आप चाहें तो इसमें से एक आध को करके देख सकते हैं, इसको भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा तर्क फिर बनता है, यहाँ से देखिए मैं क्या कॉमन निकालूंगा, यहाँ से मैं x कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे मेरा बचेगा √2। क्या बचेगा बच्चों, √2। मैं x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा √2, लेकिन यहाँ पे तो प्लस का 6 ही दिख रहा है, तो इसको √2 बनाने के लिए फिर यहाँ पे रूट लेना होगा, तभी तो यहाँ से रूट कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे फिर रूट बचेगा, तो इसको फिर ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, x² -√2x -3√2x, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 = 0, तो ये हो जाएगा। फिर आगे x² -√2x -3√2x, ठीक है। अब प्लस ये 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2 और ये × 3 इधर बचा हुआ है, ये ठीक है। समझिएगा 6 को पहले मैं क्या किया, 2 × 3 में चेंज किया, फिर √2 फिर × 3 में चेंज किया, यानी 2 को मैं रूट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब चलिए इसमें देखिए x बाहर निकलेगा, ये क्या बचेगा, x -√2x, इसमें से आप पूरा बाहर निकल जाएगा -3√2। मैं माइनस में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसको मुझे माइनस बनाना है, यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस बनाना है, क्योंकि यहाँ पे वैसा दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए इसमें से मैं 3√2 बाहर निकाला तो यहाँ पे मेरा सिर्फ बच जाएगा x, और यहाँ पे माइनस बाहर निकाला, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या क्या बाहर निकाला है, 3 बाहर निकाल दिया, ये निकल गया, एक √2 बाहर निकाल दिया, ये निकल गया, तो ऑनली आपको बच जाएगा √2। क्या मैं बोला, यहाँ से आप देख पा रहे हैं 3√2 बाहर निकाला, 3 बाहर निकाला, एक रूट बाहर निकाला, सिर्फ ये वाला रूट बच जाएगा √2, तो ये इतना आ जाएगा x -√2 = 0, ठीक है। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, फर्स्ट टर्म में ये, सेकंड टर्म में ये, दोनों सेम है। अब इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो x -√2x, और इधर आपका बच जाएगा, एक चीज गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे x हट जाएगा, ठीक है, ये गलती से लिख पा, ये x बाहर निकल गया तो यहाँ पे x नहीं हट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x -√2, ये -3√2, और नहीं फिर गलती कर रहा हूँ, इसको पहले लिखते हैं, ये हो जाएगा x -3√2 = 0, ठीक है। अब दो फैक्टर मिल गया, दोनों को अलग अलग 0 करिए, एक बार x -√2 को = 0 करिए, और एक बार x -3√2 को क्या करिए, = 0 करिए, तो x = ये आएगा -√2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का √2। अब इसमें देखिए x माइनस वाला जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3√2, ठीक है। यानी यथा है, यहाँ से आप बोल सकते हैं x की आपको वैल्यू मिल जाएगा, x = √2 और दूसरी वैल्यू होगा 3/√2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी है। चलिए 2 प्रश्न और बच गए हैं, उसको भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट डाउन करिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बच गया था। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, वर्ग समीकरण आपको a p x² + b² - ac x
माइनस बी सी इक्वल 0। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर आपको चार मिल जाएगा, 4 टर्म, फिर दोनों का पेयर बना लीजिए, आगे सॉल्व करिएगा, बिल्कुल लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस, जब एक्स के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसका एक पेयर बन जाएगा, इसका एक पेयर, इसमें से देखिए क्या कॉमन निकलेगा, एक्स है दोनों में, एक्स निकलेगा, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, बी कॉमन निकलेगा, यहाँ ए है लेकिन यहाँ ए नहीं है। देखिए ए बी एक्स कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से बी कॉमन निकल गया तो ए बचा और एक एक्स बच गया, फिर प्लस एक भी निकल गया, एक भी बचेगा और एक्स बाहर निकल गया, हमारे इधर है माइनस। अब इसमें से देखिए यहाँ ए है लेकिन यहाँ सी है लेकिन यहाँ भी सी है, सी कॉमन निकलेगा ओनली, माइनस इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ पे प्लस है दोनों, तो यहाँ पे हमको भी प्लस करना है। ठीक है, तो ये ए एक्स बचेगा और इधर पर प्लस और ये आपका बी बच जाएगा, सी बाहर निकल इक्वल 0। देख पा रहे हैं बीच वाला इसमें से ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है, तो पहले वाले में से ए एक्स प्लस बी कॉमन निकल जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा बी एक्स, दूसरे में से निकल गया तो ये बच जाएगा आपका माइनस इक्वल 0। दो फैक्टर मिल गया, फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल करिए, एक्स प्लस बी इक्वल 0, एक बार बी एक्स माइनस सी इक्वल 0, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से ए एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस बी, तो एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस बी बटा ए, यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगा माइनस बी बटा ए, और दूसरी वैल्यू देखिए बी एक्स, सी उधर जाएगा प्लस का सी हो जाएगा एक्स, तो इधर डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा सी बाई बी, तो यहाँ से x की एक वैल्यू मिल गया सी बाई बी, तो अतः x की वैल्यू मिल जाएगा x इक्वल माइनस बी बाई ए, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी सी बाई बी। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये आपके तिमाही, क्वार्टरली और जो ईयरली एग्जाम होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ईयरली एग्जाम में इस क्वेश्चन को दिया जाता है 6 नंबर पे, और इसमें कभी कभी मेथड नहीं लिखा रहता है किस मेथड से करना है करके, तो आप कोई भी मेथड से बना सकते हैं, जो 4 मेथड आपको बताया हूँ पहले से तो बनेगा नहीं, बाकी 3 जो बच जाएंगे उन सभी से बन जाएगा। ठीक है, कभी कभी मेथड लिख देता है कि इस मेथड से बनाइए करके, तो उस मेथड से बनाइएगा, लेकिन सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना होगा, उसके बाद आपको जो मेथड बोला रहेगा उस मेथड से आप आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा एक क्वेश्चन मैं आप लोग के एग्जांपल पे भी बताया हुआ था, और ये आपका पर्सनली क्वेश्चन है, आप दोनों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अब ये तो समझ लिए कि हमारे एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अब पहले इसको समझना अनिवार्य है कि हमको बोलना क्या चाह रहा है, हमको आगे क्या करना है, आया बस समझ। अब देखिए ये तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ऐसा दिया हुआ है, लेकिन ये क्यों दिया हुआ है आप देखेंगे आपके बुक पे लिखा हुआ है x, ये जब क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके बगल में लिखा है x इक्वल 1 माइनस 1 नॉट इक्वल, x 1 और माइनस 1 के बराबर नहीं होगा। इसका कहने का मतलब यहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगा ये प्लस 1 और माइनस 1 नहीं होगा, प्लस 1 माइनस 1 को छोड़कर हर कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों का आंसर हमें क्या होगा, जब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तब हमको समझ में आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से आप समझिएगा। ये नॉट इक्वल 1 और नॉट इक्वल माइनस 1 क्यों लिख रहा है एक्स की वैल्यू, ये तब हमको समझ में आएगा जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तब। तो देखिए पुट करते हैं, बारी बारी से रखते हैं। इसमें 1 को जब इसमें रखूंगा, आप ऊपर को छोड़िए, मैं नीचे का समझिए। अगर देखिए 1 को यहाँ पर जब रखूंगा प्लस 1 को, तो ये क्या चीज है x है, अगर 1 को रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस 1, तो 1 और माइनस 1 दोनों कट जाएंगे, तो कटने पर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आप लोग को पता है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर इस नंबर के नीचे में अगर 0 आ जाए तो उसकी जो वैल्यू है क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड, यानी इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 0 आ जाएगा नीचे में तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉन डिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, ये अगर यहाँ पे प्लस 1 रखेंगे तो ठीक है, तो चलिए आपने देखा तो प्लस 1 रखा तो ये इनफाइनाइट आ जा रहा है, इसलिए हमको बोल रहा है कि प्लस 1 नहीं रखना चाहिए। नहीं भाई माइनस 1 क्यों दिया है, माइनस 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 8 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए नहीं आ रहा है, लेकिन इसके लिए भी चेक करिए। इसके लिए जब रखेंगे देखिए तो इसके लिए तो 0 नहीं आएगा, लेकिन इसमें जब रखेंगे माइनस 1 को
किसमें, इसमें, तो इसमें -1 और ये +1, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। x - 1 डिवाइड बाई 0, यानी इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इन्फिनाइट आ जाएगी, नॉन डिफाइंड आ जाएगा। क्योंकि x - 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड इन्फिनाइट। क्योंकि आप लोग को पता है कोई भी वैल्यू रहे, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना रहे, अगर उसके नीचे में अगर 0 आ जाए तो वो नॉन डिफाइंड हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है, जिसको हम लोग एक साइन से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी से। ठीक है, इन्फिनिटी कहने का मतलब उसका पता ही नहीं कि वो क्या चीज है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो अनंत है। ठीक है, आया बात समझ को। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन दे दिया है, क्योंकि 1 को रखेंगे तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा और -1 को रखेंगे तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। तो बोल रहा है क्योंकि ये इन्फिनाइट हो जाएगा, इसको हम परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे, उसकी परिभाषा ही नहीं दे पाएंगे, यानी उसका कहने मतलब उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर इसको कैसे इसका हल हम फाइंड कर पाएंगे, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका हल तभी ये फाइंड होगा, इसका हम आंसर तभी निकाल सकते हैं जब क्या हो हमारा 1 और -1 क्या ना हो, 0 ना हो। ठीक है, तो आया आप लोग को समझ में कि इसके साथ ऐसा क्यों लिखा रहता है, इसलिए लिखा रहता है क्योंकि इन दोनों वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो हम पा रहे हैं कि इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। जब इसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, स्टार्टिंग से ही पता चल जा रहा है, फिर हम आगे उसको मूल कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन प्रश्न आपको बोल रहा है मूल ज्ञात करिए, यानी इसका मूल निकलेगा। तो मूल कब निकलेगा, जब x की वैल्यू 1 और -1 ना हो, तब की स्थिति में हम इसका हल निकाल सकते हैं। और यहाँ से आप लोग ये भी समझ लीजिए कि x की जो वैल्यू होगी 1 और -1 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कहने का मतलब सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और 0 सारे आ सकते हैं, माने सारे रियल नंबर हो सकते हैं 1 और -1 को छोड़। ठीक है, आया बात समझ में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको आपको वर्ग समीकरण में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको चेंज करना होगा। तो देखिए कैसे हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसको माइनस करिए। आप लोगों को पता है कि कभी भी हमको कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको, या भिन्न दिया हुआ है, फ्रैक्शन इंग्लिश का नाम है, भिन्न हिंदी नाम है। ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई भिन्न दिया हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए उसको जो हर होते हैं नीचे वाले होते हैं उसके एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल में एलसीएम है, यानी ये x - 1 और ये क्या आ जाएगा x + 1, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब ये एलसीएम निकल गया। अब देखिए x - 1 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ये वाला बच जाएगा x + 1, तो x + 1 ऊपर साथ मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 और ये हो जाएगा x + 1 दो बार। ठीक, आगे चलिए। देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस साइन है, कभी भी माइनस साइन आए आपका समझ जाना, आपको फ्रैक्शन में भिन्न में जोड़ घटाने टाइम अगर माइनस साइन है, जोड़ने घटाने टाइम माइनस साइन है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे खतरे की निशानी है वहां आपको बड़ा ब्रैकेट यूज करना है। जब आप बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होगी, क्योंकि माइनस रहता है यहाँ पे तो सभी संख्या के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर आप सभी संख्या के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। जब कैलकुलेशन गलत होगा तो आंसर भी क्या आएगा, गलत आएगा, तो फिर आपका सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है। इसलिए यहाँ से थोड़ी सी आप सावधानी बरतिए, माइनस को ध्यान रख के आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप बड़ा ब्रैकेट ले लीजिएगा तो गलती तुच्छ के बराबर हो जाती है। जब आप ब्रैकेट लेके उसको सॉल्व करते हैं तो गलती नहीं के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस आया यानी हमने बड़ा ब्रैकेट ले लिया। अब इधर सॉल्व करिए, इधर देखिए x - 1 तो x + 1 तो x + 1 कर दिया, ये बच गया x - 1, तो यहाँ पर भी x - 1 है तो इसका मल्टीप्लाई होगा x - 1 के साथ, ये ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा इक्वल 5/6। अब कुछ नहीं, खतरा टल गया, बस कैलकुलेशन में ध्यान दीजिए, आगे चलिए। ठीक है, देखिए ये x + 1 x + 1, अब इनका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसके साथ होगा तो +x, इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा, ये 1 का भी इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा x, और इस +1 का +1 साथ +1, इधर माइनस, इधर ब्रैकेट लगाइएगा, ब्रैकेट बाद में ओपन होगा। ठीक है, ये देखिए x का मल्टीप्लाई x के साथ x², x का मल्टीप्लाई -1 के साथ -x, -1 का मल्टीप्लाई x के साथ -x, -1 का -1 के साथ +1, ये डिवाइड फॉर्म में आपका क्या बच जाइए, इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x - x² - 1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप लोग को पता है एक फार्मूला आप लोग जान रहे हैं क्या, a - b और a + b इक्वल होता है a² - b²। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे a b, x को a लिया है और 1 को b लिया है, तो ये a - b a + b, तो ये क्या हो जाएगा a² - b² यानी x² - 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल 5/6। आगे सॉल्व करिए,
ये देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए इसका अंदर के साथ पहला भी रुक जाइए, अब यहाँ पर और एक बार कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड होगा माइनस 2x प्लस 1। ये नीचे चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 का आप कितना बार भी स्क्वायर करिए 1 ही होता है, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वल 5/6। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब माइनस के इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला प्लस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 5/6। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, इधर प्लस है और इधर क्या है माइनस है, तो दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं इधर प्लस 1 और इधर क्या है माइनस 1, वो भी कट जाएगा, ठीक है। बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए। यहाँ देखिए प्लस 2x, इधर भी प्लस 2x, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस दोनों हो जाएंगे 4x, नीचे आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 5/6, ठीक है। अब इसका तीरा गुणा कर दीजिए तो देखिए तीरा गुणा करेंगे 5x इंटू 6 हो जाएगा इक्वल 5 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ होगा, तो आगे आ जाएगा 6 चौक 24 और x हो गया इक्वल 5, तो ये 5x स्क्वायर माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप लोगों को पता है वर्ग समीकरण के जो सामने वाला रहता है उसको हम सॉल्व करने के लिए हमको हमेशा प्लस लेना रहता है, ठीक है, क्योंकि प्लस में ही रहता है, माइनस नहीं रखना उसको, तो सॉल्व करने में आसानी। तो एक काम करिए इसको इधर ना लाके इसको इधर ले जाइए, तो देखिए क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 5 इक्वल 0। ये देखिए अब यहाँ से हमको मिल गया वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ जो दिया हुआ था उस सब हमने क्या कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण में हमने चेंज कर लिया, ठीक है। अब इसको आपको कौन सी विधि बोला, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं पुनः एक बार लिख रहा हूँ आपकी इक्वेशन को, तो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 5 इक्वल 0, आई थिंक यही है और ठीक है। देखिए अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वही काम, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 5, कांस्टेंट टर्म में कितना है 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25। अब सोचिए 25 का क्या, 25 को हम कैसे लिखें, तो 1 इंटू 24 लिख सकते हैं। और आप देखिए 24 में जब आप क्या करेंगे -1 करेंगे तो ये मिल जाएगा 24 और ये मिडिल टर्म है, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो -24 लाना है, लेकिन जब हम 25 में 1 घटा रहे हैं तो प्लस का 24 आ रहा है, तो -24 कैसे बनेगा, 25 को माइनस कर दीजिए 1 को प्लस कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा -24 आ जाएगा, ठीक है। यानी ऋण 25 धन 21 को तोड़ना है किसको, ऋण 24 को। देखिए कैसे होगा 5x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ऋण 25x और क्या बताया धन का x -5 इक्वल 0, ये टूट गया। अब इन दोनों के एक साथ लीजिए, इन दोनों के साथ लीजिए, इसमें से मैक्सिमम कॉमन, तो 5 तो दोनों में है, x भी दोनों में है, 5x बाहर निकाल लीजिए, इसमें बच जाएगा आपका x, 25 में से जब 5 बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा 5 बाहर निकालना मतलब घनिष्ठ निकालना मतलब क्या होना भाग देना, 25 में जब 5 भाग देंगे तो 5 ही आएगा ना, और x को जब भाग देंगे तो x पूरा कट जाएगा, यानी क्या बचेगा आपका x -5। इधर देखिए यहाँ पे माइनस तो है तो इसमें सिर्फ +1 निकाल लीजिए तो x -5 इधर भी आ गया इक्वल 0। पहले वाले टर्म, पहले वाले पद और दूसरे वाले पद में x -5 दोनों में है तो x -5 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 5x + 1 और हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको एक गुणनखंड मिल गया, पहले वाले गुणनखंड को एक बार 0 कर लीजिए, दूसरे वाले गुणनखंड को एक बार 0 कर लीजिए, ये तो ये आपका आ जाएगा x इक्वल उधर जाएगा प्लस का 5, ये 5x एक उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो x इक्वल -1 बाई क्या आ जाएगा 5, यानी अतः यहाँ पे क्या हो जाएगी आपको x की मान मिल जाएगा, x बराबर आ जाएगा प्लस का 5 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा -1/5, ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आपके जो एक्सरसाइज के 2 के जो चौथा प्रश्न है 10 प्रश्न थे, उन सभी 10 प्रश्नों को मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। आप एक बार अपने कॉपी पे लिख लीजिए और एक बार पुनः बिना देखे माने क्वेश्चन को बस लिखिए, और जैसे मैं बिना देखे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ उसी तरह आप भी बिना देखे सॉल्व करिए। कहीं पर आपसे गलती हो जाए तो पुनः आप अपने कॉपी पे एक बार देख लीजिए कि हमसे कहाँ पर गलती हुआ है और वहाँ से फिर सॉल्व करिए। ऐसा करके आप प्रैक्टिस करिए,
आप देखेंगे कि जब 10 क्वेश्चन को आप बिना देखे जब बनाएंगे तो आप इतना गुणनखंड विधि में इतना पारंगत हो जाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप उसको बिना देखे उसका सॉल्यूशन कैसा होगा आप उसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो आपके जो क्वेश्चन दिए हुए थे उसको सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में फिर एक नया टॉपिक के साथ पहले हम बेसिक टॉपिक लेंगे, उसके बाद फिर हम आपके जो एक्सरसाइज 3 है, ठीक है, 2 तो अभी कर ही रहे हैं, एक्सरसाइज 3 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये मान के चलिए कि अभी जो लेक्चर होगा इसके बाद वो बेसिक लेक्चर होगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का लेक्चर होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको आप नोट डाउन करिए अपने कॉपी पे, फिर मिलते हैं नए टॉपिक और नए एक्सरसाइज के साथ फिर अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।